पौना घंटा है। चलो चलो, ऐसे सेटिंग अप ऐसे कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक पढ़ लिया था? सेटिंग अप ऑफ यूनिट पढ़ना है। गंतव्य से पूछे मैम। जगह क्यों भाई, क्या हो गया? जगह है। यस मैम, बिल्कुल। कहाँ तक पढ़ लिया हमने? सेटिंग अप से पढ़ना है अभी। सेटिंग में क्या कौन सी भाई चीज़? सेटिंग अपना पढ़ लिया है हमने आधा, तेरे को पता नहीं, तेरे ध्यान क्या है तेरा। पढ़ पढ़ेगा तुम ऐसे करके पूरा टाइम मिलेगा, जीएनएस होना भी है। चलो चलो। इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन और रिजेक्शन, मैं ये तुम्हारा, चलो शुरू से पढ़ रहे हैं। तुम्हारा सेटिंग अप ऑफ यूनिट में उन्होंने स्पेसिफिक पहली बात तो ये बोली कि आपको यूनिट सेटअप कर रहे हो, उसके लिए आप डेवलपमेंट कमिश्नर को पूछोगे। फिर हमने बोला था अप्रूवल, अप्रूवल कमेटी के पास जाएगा, अप्रूवल कमेटी को पूछेंगे। अप्रूवल कमेटी हाँ बोलती है तो चलो हाँ हो गया, मॉडिफिकेशंस के साथ हाँ बोलेगी तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, भाई तुम इसको ठीक कर लो। उसके अलावा हमने ये चीज बोली कि अगर आपका अप्रूवल कमेटी क्या कहते हैं रिजेक्ट कर देती है तब भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा ये सेटिंग अप वाले में 1 2 3 4 5 6 7th लाइन पर आ जाओ, सबसेक्शन 4। इसके पहले का भी सारा ही मार्क करना है। अब यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ। सबसेक्शन 4 इंटाइटल्स अ पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ अप्रूवल कमेटी। अप्रूवल कमेटी ने मना कर दिया, तुम्हें बुरा लग गया, तुम कहाँ जाओगे? बोर्ड ऑफ अप्रूवल, पीछे था ना, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास अपील लेकर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। उसके अलावा कम टू द फोर्थ लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, डेवलपमेंट कमिश्नर में after the approval of the proposal grant a letter of approval to the person concerned to set up a unit and undertake in the unit such operations which the development commissioner may authorize। तो उसके बाद डेवलपमेंट कमिश्नर जो होगा, आफ्टर द अप्रूवल तुम्हारा सब कुछ आ गया, उसके बाद तुम्हें ग्रांट ऑफ अप्रूवल का लेटर लूटर देके खुश खुश करके तुम्हें सब कुछ अंडरटेक सच यूनिट्स, जो भी तुम्हें ऑपरेशन होगी यूनिट्स होगी तुम कर लो। यहाँ तक ठीक है। अगला पेज तुम्हारा कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड। अब चलो, इतनी मेहनत से जो मिला था अब उसको कैंसिल कर रहे हैं, कुछ नहीं, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। मैम ये जो पीछे एक्सेप्ट करा था, जैसे नहीं एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट कर दिया था जो हमारा अप्रूवल कमेटी ने, फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ, मतलब किसने हाँ करा। रिजेक्ट हो गया तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, बाकी तो कुछ नहीं। फिर अगर हाँ हो गया तब तुम्हारा फिर हाँ हो जाएगा, नहीं तो मना ही हो गया। तुम्हारा यहाँ पर अप्रूवल दो लोग के पास जा रहा था ना, डेवलपमेंट कमिश्नर और अप्रूवल कमेटी। बस अप्रूवल कमेटी मॉडिफिकेशंस करती है, बाकी डेवलपमेंट कमिश्नर हाँ ना बोल देता है। हमने यहाँ पर देखो, डेवलपमेंट कमिश्नर मना करता है या अप्रूवल कमेटी मना करती है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल बाद में बता देता है। तो तुम्हारा यहाँ पर कहाँ गया जो डेवलपमेंट कमिश्नर के फंक्शन है ना, पिछले पेज पर जो हमने पढ़े थे, वहां पर देखो उसने हाँ ना बोल रखा है। इंश्योर टेक सुटेबल स्टेप्स फॉर इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। उसके पहले गाइड एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप, ये सब सारे फंक्शंस वो कर ही रहा था। तो इसीलिए ही हमने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि तो हाँ या ना बोल सकता है कि भाई अपने को यहाँ पर शुरू करना भी है यूनिट के नहीं करना। तो उन्होंने रिजेक्ट करा। अप्रूवल कमिटी हैज बीन पुट अंडर ऑब्लिगेशन टू अफोर्ड रीजनेबल। हाँ बस यही, एक बार इसको रीड करो ना, सारी कनेक्टिविटी बन जाएगी। है बड़ा ही आसान सा, बस एक फ्लो चार्ट में पढ़ो। डेवलपमेंट कमिश्नर, अप्रूवल कमिटी, हाँ या ना। अगर हाँ तो लेटर और एक्सेप्टेंस और तुम यूनिट बना लो। अगर ना तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पर एक बीच में एक चीज, अगर हाँ विद कंडीशन तो कंडीशन पूरे कर लो, उसको तुमने सही से फुलफिल कर लिया तो फिर हाँ यूनिट बना लो, ना तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अग्रीव्ड हो गए तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाओगे, वहां पर हाँ हो गए यूनिट बना लो, अगर मना हो गए तो मना हो गए। यहाँ तक ठीक? बताओ एक बार, बस गिव इट अ रीड, एक बार तो सब ओके समझ मैम, आ गया। है ना। नेक्स्ट तुम्हारा कैंसिलेशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांटेड टू एंटरप्रेन्योर। अब तुम्हें अप्रूवल दे दिया था हमने, सब कुछ कुशल मंगल था, अब तुमने कुछ गड़बड़ कर दी। तो empowers the approval committee to cancel the letter of approval of the entrepreneur after reasonable opportunity of being heard has been afforded to the entrepreneur। Approval committee may at any time cancel the letter of approval if it has reasons or cause to believe that entrepreneur has persistently contravened the terms and conditions। बस, तो अगर हमें लगता है कि उसने कोई गड़बड़ की है, लेटर ऑफ अप्रूवल मना कर दिया जाएगा, सब कुछ खत्म। अगला अब यहाँ पर इसी पॉइंट इसी टॉपिक में सेकंड लास्ट लाइन, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल कमिटी, किसके पास जा सकता है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। ठीक है। तो कैंसिलेशन हो गया, सही चल रहा था काम, हम उसने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ कांड कर दिया, हमको मजा नहीं आ रहा, हमने उसका कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया तो वो अग्रीव्ड हो गया, अग्रीड हो गया तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास चला गया। बस सेटिंग अप ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और कुछ नहीं, अगर एसईजेड एरिया में
किसी बैंक का ब्रांच है उसको ऑफशोर बैंकिंग यूनिट कहते हैं। सिर्फ एक डब्बा डब्बा पढ़ना है इसमें और कुछ नहीं। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मीन्स अ ब्रांच ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन एसईजेड एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अगला डब्बा आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक आईएफएससी। आईएफएससी याद है वो सूरत गिफ्ट सिटी हमने याद किया था। तो कोई आईएफएससी यूनिट बन रहा है एसईजेड के अंदर, मतलब इतना ऐसा। तो अब वहां पर भी कुछ नहीं खास, अगर यूनिट बन रहा है तो पूछ पाछ के बनेगा। डब्बा इसका काम का नहीं है, काट दो। उसके नीचे वाला सेक्शन 18 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अप्रूव सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन एसईजेड जोन। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछ के एसईजेड के अंदर आईएफएससी बना दिया and to specify requirements for setting up of operations of such center. However, central government may approve only one international financial service center in SEZ. तो एक SEZ में एक ही IFSC हो सकता है। यहाँ तक ठीक है। अगला आ जाओ तुम नेक्स्ट टॉपिक। सिंगल एप्लीकेशन है कट किया, एजेंसी टू इंस्पेक्ट कट किया, सिंगल एनफोर्समेंट भी कट कर दो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर फर्स्ट 4 लाइंस बस पढ़नी है। सेक्शन 22 एम्पावर्स एजेंसी और ऑफिसर विद प्रायर इंटीमेशन टू डीसी कंसर्न्ड टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एसईजेड में या तो एसईजेड के किसी यूनिट में। डीसी कोई भी एजेंसी विद द प्रायर इंटीमेशन टू डीसी। ठीक है, कोई एजेंसी विद प्रायर इंटीमेशन टू डीसी, उस एजेंसी के पास पावर है कि वो किसी यूनिट या तो किसी एसईजेड जोन में कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सके। एंड इफ सच एजेंसी और ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव कि भाई कोई भी तरीके का वहां पर ऑफेंस हो रहा है। बस फर्स्ट 4 लाइंस, कमिटेड ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और लाइकली टू बी कमिटेड इन एन एसईजेड जोन। यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक डेजिग्नेटेड कोर्ट्स टू ट्राई सूट्स एंड नोटिफाइड ऑफेंसेस। एसईजेड के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक कोर्ट्स डेजिग्नेट कर रखे हैं कि अगर कोई पंगा हुआ तो कौन से कोर्ट में जाना है। टू डेजिग्नेट विद द concurrence of the chief justice of the high court of the state one or more courts to try all the suits of the civil nature. ठीक है, नो कोर्ट अदर देन डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास, मतलब डेजिग्नेटेड कोर्ट के अलावा और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। अपील टू हाई कोर्ट, डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास गए, उन्होंने तुम्हारे मन का आंसर नहीं दिया तो अपील कर सकते हो। अपील किसके पास करोगे? हाई कोर्ट के पास। कितने टाइम में? 60 डेज में। अगर 60 से लेट हो गया तो, अगर जायज रीजन की वजह से लेट हुआ तो हाई कोर्ट हाँ कर देगा, अगर नहीं तो हाई कोर्ट मना कर देगा। ठीक है, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले चलेगा 60 डेज के ऊपर अगर लॉजिकल रीजन है तो। ठीक है, तो इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाला टॉपिक। सफिशिएंट कॉज। हाँ जी, सफिशिएंट कॉज, हाँ सफिशिएंट कॉज, बढ़िया। यहाँ तक ठीक है। तो इंस्पेक्शन सर्च सीजर कोई भी एजेंसी करती है डीसी को बता के पूछ के, अगर कोई ऑफेंस होने वाला है या तो हो रहा है या तो लग रहा है होगा। डेजिग्नेटेड कोर्ट जो होगा, इवेंचुअली अब हमको लग रहा है कि भाई कहीं पर कोई ऑफेंस हो गया है तो इवेंचुअली कोर्ट के पास गए। कोर्ट के पास कोई भी एनी रीजन की वजह से अगर हम कोर्ट के पास जाते तो डेजिग्नेटेड कर रखे हैं। स्टेट गवर्नमेंट था ना, स्टेट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट था, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो जिस भी स्टेट का हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस ने एक कोर्ट को डेजिग्नेट किया है। ठीक है, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट होता है, स्टेट में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का जो अपील पढ़ रहे हैं या फिर ऑफेंस पढ़ रहे हैं? रिवाइज करवा रही हूँ मैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट वाला। अच्छा ठीक है। अपील तो अभी आ जाएंगे बस। तो वही डेजिग्नेटेड कोर्ट, डेजिग्नेट कौन करता है? बस ये स्टेट के, स्टेट में जो हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस डेजिग्नेट करेगा। वहां पर तुम्हारी सुनवाई हुई, मन का आंसर नहीं आया तो हाई कोर्ट के पास गए। हाई कोर्ट के पास जाने में 60 दिन बस। अगला पॉइंट, 2 पन्ने पलट लो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी पर आ जाओ स्ट्रेट। ऐसे तुम्हारे पन्नों की आवाज नहीं आ रही, क्रच क्रच, वो अच्छा लगता है मुझे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। चलो सेक्शन 31, dealing with the constitution of authority empowers the central government to constitute by notification in the official gazette an authority for every 2 मिनट मैम, मिला नहीं मैम, कहाँ पर है? पेज नंबर 162। अच्छा ठीक है, मिल गया। कंटिन्यू। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। अब सेक्शन 31 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन अथॉरिटी करो, empowers the central government to constitute
by notification in the official gazette an authority for every SEZ to exercise powers conferred on and discharge the functions assigned to it. SEZ एक्ट है अपना, SEZ एक्ट ने बोला कि SEZ एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बना, SEZ की अथॉरिटी बना जो SEZ वाले अथॉरिटी के फंक्शंस कर सके, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है SEZ अथॉरिटी बनाने की, फुल स्टॉप। सेकेंड पैराग्राफ, इन केस ऑफ एक्सिस्टिंग SEZ एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इट हैज बीन 6 महीने में बन जानी चाहिए। अगर नया नया एक्ट आ रहा है तो एक्ट आने के 6 महीना, अगर SEZ बाद में बन रहा है तो तभी भी 6 महीने में बन जाएगा। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट द पर्सन और अथॉरिटी which is exercising control over an existing SEZ shall continue to do so till the authority is constituted, ठीक है। एक्ट आने के बाद हमने अथॉरिटी बनाई थी। अब ये अगर अथॉरिटी के पहले कोई और बंदा उस अथॉरिटी का काम कर रहा है तो जब तक अथॉरिटी नहीं बन जाती तब तक वो बंदा काम करता रहेगा। एवरी अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी। अच्छा, तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ का इस टॉपिक में सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन, एवरी अथॉरिटी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, वो परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील विद पावर टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल इमूवेबल शैल सूस यू वाला। उसके बाद सेक्शन 31(9) स्टिपुलेट्स दैट नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी इनवैलिडेटेड merely by reason of vacancy, defect in the appointment और irregularity। ये हमने ना ये वाले पॉइंट्स हमने बहुत बार पढ़ रखे हैं। अगर कोई अथॉरिटी, कोई बोर्ड कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, तो वो डिसीजन वैलिड होगा। पर अगर उस बोर्ड में कोई वैकेंसी थी, मतलब कोई बंदा सही अपॉइंटेड नहीं था, कोई बंदा इंसॉल्वेंट था, कोई भी प्रॉब्लम थी उस अथॉरिटी के कॉम्पोजिशन में, तब भी जो डिसीजन लिया गया है ना वो डिसीजन वैलिड ही रहेगा, ठीक है। तो अथॉरिटी में कॉम्पोजिशन में कोई डिफेक्ट है, इट विल नॉट अफेक्ट द डिसीजंस टेकन बाय द अथॉरिटी। क्लैरिटी। नेक्स्ट तुम्हारा फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी, कुछ नहीं, फंक्शंस 34(2) प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग: डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, रिव्यू फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ SEZ, पूरे के पूरे SEZ के फंक्शंस को देखेगा, क्या सा काम चल रहा है कैसा नहीं। लेवी यूजर्स और सर्विसेज चार्जेस और फीस रेंट जो भी, ये सब लगाएंगे कोई बंदा बिलोंगिंग टू द अथॉरिटी। उसके अलावा परफॉर्म सच अदर फंक्शंस। क्लैरिटी। नेक्स्ट आओ तुम्हारे 2 टॉपिक छोड़ के, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी बना रही थी, कल को मन करा तो अथॉरिटी को सुपरसीड भी कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड एनी अथॉरिटी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 महीना इफ एट एनी टाइम इट इज ओपिनियन दैट अथॉरिटी जो है वो अनेबल टू परफॉर्म है, या तो ढंग से काम नहीं कर रही है, और या तो डिफॉल्ट कर रही है, या तो कोई ड्यूटी इम्पोज थी उसने पावर्स को अब्यूज किया है अपने, और हैज विलफुली विदाउट सफिशिएंट कॉज फेल टू कंप्लाई। यहाँ तक सबको क्लैरिटी। पर ऑफ कोर्स उसको निकालने से पहले क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, गिव रीजनेबल टाइम। However, before issuing notification, superseding authority, central government is required to give reasonable time to that authority to make representation. Representation मतलब अपने आप का वो गवाही देने का उसको मौका दिया जाएगा। And consider the representations if any of the authority. Section 42 dealing with the consequences of publication of the notification superseding the authority provides that. मतलब क्या हुआ कि देखो, छोटी मोटी बात नहीं है ना, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, जो अथॉरिटी पूरे पूरे SEZ के वर्किंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ की निगरानी रख रही थी, मॉनिटर कर रही थी, ठीक है, उसको हम हटा रहे हैं, बोल रहे हैं तो सही से काम नहीं कर रही, तो छोटी बात नहीं है, उसकी बहुत बड़ी नेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है। तो अगर आप उसको निकाल रहे हो, अगर उसको निकाल रहे हो तो SEZ उस चीज का जग जाहिर नोटिफिकेशन करेगी, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हम पब्लिश कर रहे हैं कि ये अथॉरिटी अब इन फोर्स नहीं है, क्योंकि हमें लगता है इसने अपने पावर्स का अब्यूज किया है, या फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, तो ये अथॉरिटी इन फोर्स नहीं है, और ये अथॉरिटी अब बस खत्म, इस टाइम पे वेकेंट है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम उस अथॉरिटी को सुपरसीड कर रहे होंगे तो पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन किया जाएगा, विच प्रोवाइड्स दैट पहला, the chairperson and the other members of the authority shall, notwithstanding that their term of office has not been expired from the date of supersession, vacate their office. जो भी बंदा उस अथॉरिटी में होगा, वो भले उनका टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ है, फिर भी उनको अपने अपने ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी पावर्स उन लोगों के थे वो सस्पेंशन के टाइम पर नहीं रहेंगे। All powers or authorities as may be exercised or discharged by on behalf shall during the period of suspension be exercised and performed by such, जो भी है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर काम करेगी। अगले, ऑल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द अथॉरिटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। सिंपल। तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी को हम
निकाल रहे हैं क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रही है, पर अगर उसको निकालना होगा तो कम से कम उसको 6 महीने का टाइम, सॉरी 6 महीने के लिए हम उसको सुपरसीड कर सकते हैं। उसके लिए उनको टाइम दिया जाएगा अपने रिप्रेजेंटेशन करने का, गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। जब हम उनको निकालेंगे एक नोटिफिकेशन जाहिर होगा, उस नोटिफिकेशन के तहत बोल दिया जाएगा कि इस अथॉरिटी का जो भी बंदा है उसका ऑफिस खत्म, वेकेट द ऑफिस। उसका, उस पूरे अथॉरिटी का जो भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई, और उस अथॉरिटी के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई। 43 also provides that on the expiration of the period of sorry क्या लिखा है, सुपर सेशन। मतलब वो 6 महीने के लिए हमने उसको सुपरसीड कर रखा था ना, तो सुपरसीड करते टाइम वो पीरियड खत्म हो गया, 6 महीने का टाइम खत्म हो गया, तो हम चाहें तो वो और एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीना। ठीक है, तो मैं एक्सटेंड द पीरियड ऑफ सुपर सेशन फॉर सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 महीना और रिकंस्टिट्यूट द अथॉरिटी। या तो और एक्सटेंड कर लो सुपर सेशन, या तो हमने बोला हटो बार बार क्या सुपरसीड सुपरसीड, नया अथॉरिटी बनाते हैं, नया काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स सुपर एंड, सीड का 6 महीने का क्या सिस्टम है मैम? अगर हमने अथॉरिटी हटानी ही है तो 6 महीने का क्या है इसमें? उसके पावर मतलब जैसे, जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे को उनको लग रहा है मैं अच्छे से काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरे पर पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी ना, छोटी मोटी अथॉरिटी को ऐसे तो निकाला नहीं जाएगा। तो 6 महीने के लिए उसको मान ली सस्पेंड कर दिया जाता है, और 6 महीने के लिए उनके पास कोई पावर नहीं होगी। तो कौन फिर पावर करेगा, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी है, काम तो उनके पास बहुत है। इसलिए हमने बोला कि तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सारे पावर्स को ओवरराइड सुपरसीड कर देगी, कि अब जब तक तुम 6 महीने के लिए हटे हुए हो तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है सारी की सारी, ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। कि 6 महीने का टाइम खत्म हो गया, अब हमें लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक है, या तुमने सब कुछ ठीक कर लिया, या जो बंदा एक आधा गलत काम कर रहा था उसको निकाल दिया, मतलब कुछ भी सब कुछ ठीक अगर कर लिया, तो फिर तुम्हें वापस पावर में लाया जा सकता है। या तो दूसरा केस, सुपरसीड जो हम कर रहे हैं तुम्हें वो और 6 महीने के लिए कर लेंगे। या तो अब हमें लग रहा है कि बार बार सुपरसीड करने का भी कोई फायदा नहीं है, इनके लोग नलायक ही हैं सारे, फिर हम क्या करेंगे, अथॉरिटी बंद, नई अथॉरिटी खोल देंगे, न्यू अथॉरिटी, रिकंस्टिट्यूट द अथॉरिटी बाय द बोर्ड। उसके बाद पक्का यहाँ तक। हाँ जी। अगला, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स एंड लिमिटेशंस, बस, रिक्वायर्स एंड डिस्प्यूट ऑफ सिविल नेचर अराइजिंग among two or more entrepreneurs or two or more developers or between the entrepreneur to be referred to the arbitration। कुछ नहीं इसके अंदर, अगर डेवलपर और यूनिट, यूनिट और यूनिट, या डेवलपर और डेवलपर, इन लोगों में आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो, बस ब्रैकेट क्लोज। अगला, आइडेंटिटी कार्ड, ये ऐसे फालतू पॉइंट है पर है क्या, कि एसईजेड जोन में काम करते हो ना छोटे मोटे आदमी, तुम भी नहीं हो कि भाई एसईजेड जोन में तुम्हारी कंपनी है या तुम वहां के डेवलपर हो, तो घुसोगे तो आई कार्ड लेके, सच में आई कार्ड ही बस इतना ही लिखा हुआ है। डब्बा पढ़ लो, रिक्वायर्स एवरी पर्सन वेदर एम्प्लॉयड और रेसाइडिंग और रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन एसईजेड बी प्रोवाइड एन आइडेंटिटी कार्ड बाय एवरी डेवलपमेंट कमिश्नर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, आपको लेके घुसना है। और अगला पेज आओ, अगला मतलब पेज जो भी तुम्हारा है, एसईजेड एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, मिला सबको साथ में, यस मैम। रखो डब्बा। सेक्शन यस 51, मैम, बोल गया। हाँ सेक्शन 51, बीच का काट दे। सेक्शन 51 giving overriding effect to this act provides that the provision of this act shall have effect notwithstanding anything consistent therewith contained in either law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of the law। हमने पता ये चीज पढ़ रखी है कि स्पेसिफिक लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ, राइट। तो अगर कोई एसईजेड को लेकर हमारा जो एक्ट है वो कुछ कह रहा है, तो एसईजेड का एक्ट प्रिवेल करेगा ओवर एनी अदर लॉ। यहाँ तक ठीक है, चल, खत्म, गुड नाइट। बस इतना ही है? बस इतना ही है, खत्म हो गया, तो क्या था? कल का 1 घंटा खत्म हो गया ये कल। बस तो नहीं था वैसे पर। क्या? इतना आसान ही था। हाँ, पता है। तभी तो मैं, बस तो नहीं था पर। क्या नहीं था, बस ही था। हो ही गया था। बस नहीं था, बड़ा तो था। तो क्या था, हाँ, भाई बस ही एक था। घंटा। टेम्पो था, एमडी बस था मैम। टेम्पू, टेम्पू क्या होता है तुम लोग, टम्पू। ये तो टम्पू बोलता है, टम्पू। हाँ तो खत्म। कल अब कितने बजे क्लास है? कल 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे। 3 बजे। 2:30 करते हैं, चलो।
ढाई, 3। क्या? 2:30 या ढाई? 2:30 करेंगे ना तो जाके ऐसा 2:45 तक शुरू होगा।